पहाड़ की पगडंडी से शहर की सड़कों तक, वादियों से लेकर शिखर तक, कभी हार हो तो कभी जीत, कभी सफलता तो कभी असफलता। जीवन के कड़वे मीठे अनुभव के घूंट पीकर, धूप छांव में खून पसीना बहाकर, संघर्ष मेहनत कर हासिल किया नया मुकाम। जीना इसी का नाम है। ये कहानी है हड्डियों के एक डॉक्टर की जो दिलों को जोड़ता है। इस डॉक्टर ने देहरादून में पहला निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया। इस अस्पताल को उस समय उत्तराखंडियों का अस्पताल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हर डॉक्टर उत्तराखंडी था। समय बदला और डॉक्टर और मरीजों के रिश्ते भी बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो केवल डॉक्टर जयंत नवानी और उनका मरीजों से रिश्ता। आज भी इस अस्पताल में मरीज उस रिश्ते के बूते आते हैं जिसकी नींव विश्वास है। उनका पूरा परिवार मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। उनकी पत्नी कमल नवानी उत्तराखंड की नामी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बेटा डॉक्टर निशांत नवानी आई स्पेशलिस्ट है, तो बहू डॉक्टर जया नवानी मनोचिकित्सक है और दून मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। बेटी नताशा अंबाला में रहती हैं। डॉक्टर जयंत नवानी, लंबी चौड़ी काया और उससे भी अधिक बड़ा दिल। अपनी माटी और थाती के लिए उनका दिल बचपन से ही धड़कता रहा। यही कारण है कि ईरान और ओमान में डॉक्टरी करने के बावजूद वो अपने पहाड़ लौट आए। उनकी अपनी संस्कृति और प्रकृति से कितना लगाव है, इसका अंदाजा उनके देहरादून के निवास से लगाया जा सकता है। उनके निवास परिसर में अनेक प्रकार के पर्वतीय पेड़ पौधे हैं जिनकी देखरेख वो स्वयं करते हैं। उनकी कोठी के गेट पर खोली का गणेश है और घर की शहतीर में 250 साल पुरानी तिबारी भी है जिसे वो गांव से लाए हैं। वो प्रख्यात धाद संस्था, रोटरी क्लब, उत्तरजन, रेस कोर्स गुरुद्वारा समेत विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवानी का जन्म पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के गवाणी गांव में 25 अगस्त 1950 को हुआ। उन दिनों पहाड़ का जीवन बहुत दुष्कर था। बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। डॉक्टर नवानी के पिता सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कुछ प्राइमरी शिक्षा गांव के स्कूल में हासिल की तो कुछ गुप्तकाशी में। इसके बाद वो पढ़ने के लिए जोशीमठ चले गए। पहाड़ की वो बात उन्हें आज भी रोमांचित कर देती है कि वो जोशीमठ जाने के लिए गांव से अपनी दादी के साथ पैदल 25 किलोमीटर की दूरी तय कर पाटी सैण पहुंचे। यहाँ से बस मिलती थी। उस दौरान गेट सिस्टम था। उन्हें जोशीमठ पहुंचने में 3 दिन लग गए। मेरा जन्म जो है ग्राम गवाणी, पट्टी किमगढ़ी घाट, ब्लॉक पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। 25 अगस्त 1950 को हुआ है। और मैं इनिशियली जो बचपन मेरा था 1 साल 2 साल वो गांव में ही बीता। तब मेरे फादर
इंस्पेक्टर थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर थे देव प्रयाग में। लेकिन उस ज़माने में आना जाना मुश्किल होता था, लेकिन परिवार संयुक्त परिवार की वजह से मेरे दादाजी थे, छोटे दादाजी, उन्हीं की देखभाल में मेरा बचपन बीता। इनिशियली तो मेरे को याद नहीं है कि 1-2 साल 3 साल में क्या हुआ। और जब मैं 2 साल का था तब मैं देवप्रयाग आ गया था, ऐसा मेरे परिवार के लोग बताते हैं। और उस वक्त मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ जो थी वो बौड़ाई थी, पंचरार बंगाल की। तो उस वक्त मेरी माँ का देहांत हो गया। फिर मैं वापस गांव अपनी दादी के साथ चला गया, फिर वहीं रहा। फिर हम लोग, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र गुप्तकाशी हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर गुप्तकाशी में। उस वक्त ये पूरा पौड़ी गढ़वाल ही था, चमोली अलग नहीं हुआ था, पौड़ी गढ़वाल था। तो गुप्तकाशी में जाने के लिए उस ज़माने में गाड़ी और उस रास्ते से हमारे गांव जो पोखरा ब्लॉक में है से गुप्तकाशी तक 3 दिन लगते थे। तो मैं आपको एक वाक़या उस वक्त का बताता हूँ कि मेरी दादी मेरे को, हम लोग, मेरी दादी जब मैं छोटा था, 9 साल का रहूँगा, 8 साल का रहूँगा, मेरी दादी मेरे साथ गांव से लेकर के, और तब पिताजी का ट्रांसफ़र जोशीमठ हो गया था, तो मैंने वहाँ जाना था। उस ज़माने में जो आपने देखा होगा, जालपा देवी के पास से एक हमारे गांव की तरफ एक सड़क बनी थी, उसका नाम था चौंदकोट जनसंपर्क मार्ग। वो लोगों ने अपनी उससे बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। लोगों ने मिलजुल के, बारी लगती थी, आज इस गांव की बारी, आज उस गांव की बारी। और वो जो बनती थी, जो सड़क थी, वो चौबटा खाल तक बनी थी। लेकिन उसमें बरसात में नहीं जाया जा सकता था, पैदल ही जाना पड़ता था। तो हम अपने गांव से, गंवानी से चौबटा खाल और चौबटा खाल से पार्टी सैन तक पैदल आए। तो मेरे साथ मेरी दादी थी। अब उसने भी शायद गाड़ी देखी होंगी, बहुत कम देखी होंगी। तो जैसे कभी कभी कोई ठेला, पहाड़ में ठेला बोलते हैं, वो गुजरता था वहाँ से, यात्रा बस तो चलती, वो बसें तो चलती नहीं थी। तो जैसे ठेला आया तो मेरे को संस्मरण याद है कि मेरी दादी ने मेरे को पट से पकड़ लिया और पहाड़ पे लगा दिया। जब पहाड़ पे लगा, मैंने कहा ऐसे क्यों कर रही? कहते नहीं पता नहीं, थे मार जाल। फिर हम पार्टी सैन से उसमें बैठे, बस में बैठे। तो उस ज़माने में गेट सिस्टम होता था। तो एक जो गेट सिस्टम था वो ऊपर जालपा देवी से ऊपर, उसको पिपली पानीपती, वहाँ पे होता था क्रॉसिंग। आपको तब तक नहीं जाना है जब तक उधर से नहीं आएगी, दूसरा बस नहीं आती थी। फिर आप इसमें आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था। फिर वहाँ से आगे जा कर के फिर क्रॉसिंग होती थी पैडुल में। पैडुल एक जगह है, वहाँ पे होती थी क्रॉसिंग। फिर उससे आगे जा कर के बुआ खाल में होती थी। फिर जो है पौड़ी जाते थे, फिर पौड़ी में भी क्रॉसिंग होगी, फिर श्रीनगर जाती थी। तो एक दिन में हम जो है वहाँ तक, श्रीनगर तक ही पहुँचे। दूसरे दिन जो है श्रीनगर से गए और पीपल कोठी तक सड़क थी खाली। तो दूसरे दिन बड़ी क्रॉसिंग्स के थ्रू जो पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गौचर, कर्णप्रयाग और बीच में नंदप्रयाग भी था, और फिर पीपल कोठी रहना पड़ा। पीपल कोठी से सड़क आगे नहीं थी, ये 1960 की बात है। थी सड़क बन रही थी, कहीं पे थी कहीं पे नहीं थी, चलती नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं चलती थी। फिर पीपल कोठी से हम लोग फिर पैदल जोशीमठ तक पहुँचते थे। बेलाकुची अब तो बह गया, उस जगह है भी नहीं, बिरही बेलाकुची होते हुए, और फिर जो है हम लोग जोशीमठ पहुँचते थे। बड़ा डिफ़िकल्ट समय था, तब जवान थे, कुछ पता नहीं चला कि ऐसा समय भी हमने देखा है। आज लोग जब बोलते हैं कि हम
रुद्रप्रयाग से और केदारनाथ पैदल जाना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्टी होगी। हम लोग रुद्रप्रयाग से केदारनाथ पता नहीं कितनी बार पैदल गए, तो वो ज़माना भी था। और मेरी जो इनिशियल शिक्षा हुई है OIE 1-2 क्लास जो है वो गुप्तकाशी में हुई है। गुप्तकाशी में हम लोग, मेरे मामा थे एक, वो रुद्रप्रयाग में प्रिंसिपल थे, नाम सुना होगा आपने, हीराबला थपलिया नाम था उनका। हाँ, तो वो हम लोग आते जाते थे, तो वो कई बार हम गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग तक पैदल आते जाते थे। वो टनल भी नहीं थी जो अब बनी हुई है रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा जाने के लिए जो है थी, तो उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था। पर बहुत सहज था, कोई ऐसा हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि साहब यहाँ पे गाड़ी नहीं चल रही है, ये नहीं हो, क्योंकि हम उसी वातावरण में पैदा हुए थे। और बड़ा सुंदर समय था वो। मैं आपको एक अपनी उस गुप्तकाशी का एक वाक़या और सुनाना चाहता हूँ। पहाड़ में कहते हैं कि दादरा हो गया, दादरा मीजल्स, उसको मीजल्स कहते हैं। तो उसमें ये है कि आपने जो है बिल्कुल गाड़ी उसमें बैठे रहना है, पलंग पे ही सोए रहना है, धूप से बाहर नहीं निकलना है। तो उसी वहाँ पे मेरे को मीजल्स हो गया। हमारे साथ ही हम एक वहाँ वैद्यराज अभी भी हैं, किमोठी जी, उनके बच्चे वहीं पे किमोठी जी काम करते हैं, पर वो मेरे पिताजी के ख़ास दोस्त थे। तो उसके बच्चे को भी हुआ था। मीजल्स जो होता है वो ऐसे ही होता है, पूरे परिवार में एक साथ हो जाता है, जो दादरा कहते हैं पहाड़ी में। तो 2 खाट ली हुई थी, एक खाट में मेरे को सुला दिया गया धूप में, दूसरे खाट में जो है उस वक्त हमारे उस मकान में जो गुप्तकाशी में नारंगी के 2 पेड़ थे, फुल नारंगी से भरे हुए थे। और हमारे साथ एक कार्यकर्ता था, उसका नाम था सूर सिंह, वही देखता था हमको, उसको फुल पावर थी हमारे लिए। तो सूर सिंह कहीं बाहर गया था और हम लोग उससे उठे चारपाई से, और वो उसमें नारंगी के पेड़ में चढ़ गए। और तब तक सूर सिंह आ गया, उसने हमको देखा और उसने हमको मारा, खूब पीटा और फिर उसमें रख दिया उसके अंदर। तो वो जो सूर सिंह जो हमारे साथ कार्य करता था, हमारा खाना वाना भी बनाता था, वो करता था, उसको फुल पावर थी हमको वो करने की। ऐसे पिताजी ने उसको पावर दे रखी थी। अब वो भी वेरी ट्रूथफुल फेलो ऐसा। तो ये गुप्तकाशी का एक वाक़या सुनाना चाह रहा था। फिर कालांतर में हम लोग जोशीमठ चले गए। जोशीमठ जाने का रास्ता मैंने आपको बता दिया, जब मैं अपनी दादी के साथ पहली बार जोशीमठ गया था। फिर मैंने 5वीं से लेकर अब 12वीं तक जोशीमठ में पढ़ा है, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जोशीमठ। जोशीमठ ने डॉक्टर नवानी के जीवन को नया आयाम दिया। राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। यहाँ उन्होंने दुनियादारी का पहला सबक सीखा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय यहाँ भारतीय सेना ने डेरा डाला। तब सेना ने जोशीमठ में ही पड़ाव डाला था। जोशीमठ में रहते हुए जयंत को जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली। उनका एक दूर का रिश्तेदार डॉक्टर था। उनसे प्रेरणा पाकर डॉक्टर बनने की सोची। पहली बार दिल्ली गए और परीक्षा दी। सफलता नहीं मिली तो लखनऊ पहुंच गए। वहां क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से 1969 में PMT UP परीक्षा दी और सफलता अर्जित कर ली। जयंत नवानी का MBBS में झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था, लेकिन तब झांसी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तो उनकी कक्षाएं मेरठ के LLRM कॉलेज में चली। 2 साल तक मेरठ में पढ़ाई के बाद वो झांसी गए। डॉक्टर नवानी पढ़ने में कुशाग्र थे, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़े होने के कारण अंग्रेजी उनके लिए समस्या थी। उन्होंने रात दिन मेहनत की और MBBS की डिग्री हासिल कर ली। साधारण परिवार का होने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली को चुना।
1975 में उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल विलिंगडन में प्रैक्टिस की। वो गर्व से बताते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का भी इलाज किया। 1978 में उन्होंने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आर्थो सर्जरी में एमएस किया। इसके बाद वो इसी अस्पताल में 2 साल यानी 1980 तक डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पर तैनात रहे। इसी दौरान 18 जून 1979 में उनकी शादी डॉक्टर कमल नवानी से हुई। डॉक्टर कमल ने इंदौर से एमबीबीएस किया था और उनसे 3 साल जूनियर थीं। 1969 से लेके 1970 तक 71 तक मैंने फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से ही किया। साधारण परिवार का आदमी था, अपने पढ़ने में ठीक था, अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी क्योंकि वहाँ प्रोफेसर सब लोग अंग्रेजी में पढ़ाते, तो मैं जोशीमठ का पढ़ा हुआ था। अंग्रेजी के लिए मेरे को मुश्किल होती थी, खासकर जो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर तो वो बहुत ही अंग्रेज़ थे, मैं तो उनकी बोलना समझ में नहीं आता था, पर किसी तरह से पकड़ा और हमने फर्स्ट प्रोफेशनल भी पास किया। फिर हमारा 71 में झांसी का कॉलेज शुरू हो गया था। वहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से एमबीबीएस कर लिया 1973 में, दिसंबर 73 में एमबीबीएस पूरा हो गया। मैं यूपी में नहीं पढ़ सकता था आगे क्योंकि यहाँ स्टाइपेंड नहीं मिलता था एमएस के लिए, एमडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वो सफदरजंग हॉस्पिटल में 1 साल मैंने किया। 1 साल मैंने 6 महीने मैंने पीडियाट्रिक्स में किया था, 6 महीने मैंने ऑर्थोपेडिक मेरा सब्जेक्ट ऑफ चॉइस था, पीडियाट्रिक नहीं था, पर वो उसमें मैंने किया। जब 1 साल पूरा हो गया तो फिर जॉब नहीं थी, पर उस ज़माने में आसानी से मिलती। मेरे को सीजीएचएस में जॉब मिल गई। सीजीएचएस में मैं वेलेजली रोड डिस्पेंसरी है जिसको अब कहते हैं जाकिर हुसैन, वीआईपी डिस्पेंसरी में मेरी नौकरी लगी। फिर जो है एक्सपेंशन हुआ एमएसएमडी का, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज विलिंगटन हॉस्पिटल बोलते थे उस वक्त, अब जो राम मनोहर लोहिया जिसको बोलते हैं, उसका नाम 77 से पहले 78 से पहले विलिंगटन हॉस्पिटल था। जब हमारा हुआ था तब विलिंगटन हॉस्पिटल था। तो वहाँ एक सीट नहीं निकली ऑर्थोपेडिक की। आई वॉज फर्स्ट इन वेटिंग इन ऑर्थोपेडिक। तो उसके बाद मैंने वहीं पे 2 साल काम किया। 1 साल वहाँ रहा, फिर रजिस्ट्रार रहा वहाँ पे विलिंगटन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार रहा। फिर मैं डिमॉन्स्ट्रेटर रहा, टीचर रहा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। ये सब सिलसिला 77 से लेकर कर 80 तक चलता रहा। इसी बीच हमारी इनके साथ इंगेजमेंट हो गए। इन्होंने मेरी वाइफ ने एमबीबीएस इंदौर से कर रखा है, इंटर्नशिप भी वहीं से करी। तो हमने जान पहचान हो गई थी तो हम इनको यहीं ले आए। सफदरजंग हॉस्पिटल में इन्होंने गायनी में 1 साल काम किया। फिर 1 साल करने के बाद फिर ये उसमें एनेस्थीसिया में 6 महीने काम किया। फिर वहीं पे लग गई और इन्होंने वहाँ से वो नहीं पीजी नहीं करी, बाय द वे नहीं हुआ पीजी। तब 1979 में हमारी शादी हो गई। 1980 अप्रैल में मैं यहाँ से ईरान को चला गया। कहते हैं कि जीवन में सब तय होता है, ये व्यक्ति का प्रारब्ध होता है कि किसको कहाँ कैसे जीना है। डॉक्टर जयंत नवानी को ईरान में नौकरी मिली और वो वहां पहुंच गए। 20 अप्रैल 1980 को डॉक्टर जयंत नवानी ईरान के पर्सिया शहर पहुंच गए। 19 अगस्त 1980 को डॉक्टर जयंत के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। उसे नाम दिया गया निशांत। मई 1980 में डॉक्टर नवानी को क्रिमांसा भेज दिया गया। क्रिमांसा ईरान इराक बॉर्डर पर है। क्रिमांसा बगदाद से 400 किलोमीटर दूर और तेहरान से 700 किलोमीटर दूर है। इसे खुर्दिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ रहते हुए डॉक्टर नवानी को कुछ समय ही बीता था कि सितंबर 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 10 साल तक चला। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए युद्ध किसी चुनौती से कम नहीं था। हमले के डर से ब्लैकआउट की स्थिति रहती थी
और अंधेरे में ऑपरेशन करने पड़ते थे। एक बार तो लगातार 48 घंटे तक काम करना पड़ा। जवान और सिविलियन पर लगातार हमले होते थे। युद्ध की इस विभीषिका के बीच डॉक्टर जयंत नवानी ने बड़ी शिद्दत के साथ काम किया। 20 अप्रैल 1980 को मैं दिल्ली से, और मेरी नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ ईरान की नौकरी थी, और लायंस सोसाइटी ऑफ ईरान कहते थे उस ज़माने में, शेर खुर्शीद। तो वहाँ पे मेरी नौकरी लग गई और एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं 20 अप्रैल 1980 को वहाँ से दिल्ली से बॉम्बे होते हुए ईरान तेहरान चला गया। अप्रैल को मेरा अपॉइंटमेंट हो गया किरमानशाह में। किरमानशाह जो है तेहरान से 700 किलोमीटर दूर था और बगदाद से 400 किलोमीटर दूर था, बॉर्डर पे था, इराक के बॉर्डर पे। 200 बेड का अस्पताल, बीमारिस्तान, अस्पताल को बीमारिस्तान बोलते हैं। तो वहाँ पे मेरी एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गई। फिर 19 अगस्त 1980 को मेरा ये जो डॉक्टर निशान नवानी का जन्म हुआ विलिंगटन हॉस्पिटल में हुआ, और इनका आने जाने का सब प्रोग्राम हमने बना दिया था, वीज़ा इनके लिए बना दिया था और वहाँ पे इनका कर दिया था। और इन्होंने आना था 1 अक्टूबर को बाई एयर सीधे वहीं। तो तब तक 24 सितंबर 25 सितंबर 1980 को ईरान इराक की लड़ाई हो गई। इट वॉज ए हॉरिबल। हमारे जो किरमानशाह था वहाँ पे एक रिफाइनरी थी, हालांकि वो काम नहीं कर रही थी। पहला बम उन्होंने मुझे में डाला, पर क्योंकि रिफाइनरी खाली थी इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस तरह से उन्होंने, उस वक्त मैं ऑपरेट कर रहा था ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ वो थी क्या कहते हैं रिफाइनरी थी, उसके करीब 1 किलोमीटर पे हमारा हॉस्पिटल था। मैं वहाँ किसी का ऑपरेशन कर रहा था, बमबारी में। बस उसी दिन से लेकर के और जब तक हम ईरान में रहे हमने रात की लाइट नहीं देखी, ब्लैक आउट रहा पूरा। तो जो पहली नाइट थी और पूरा दिन वहाँ से कैजुअलिटीज़ आती रही। हम लोग वहाँ पे 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। फिर दूसरे दिन तो 20-25 लोग तेहरान से भी आ गया ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो वहाँ पे बहुत कैजुअलिटीज़ आई। हमने 36 घंटे लगातार काम किया। वो माइन इंजरी, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जो गन शॉट इंजरीज होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बम ब्लास्ट और माइन ब्लास्ट वाली इंजरी बहुत ही खतरनाक होते हैं। छितर बितर आदमी को करते हैं, पहाड़ में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं आदमी के। उस तरह के आते थे कि एक का किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बिल्कुल छितर पितर हो रखा है। तो जो सर्जरी की जो निटी ग्रिटी है वो हमने वहीं से सीखी। लड़ाई में जो है जिसने आज डॉक्टर ने लड़ाई में काम कर दिया वो बहुत बढ़िया सर्जन रहेगा। तो पहले 36 घंटे जो है हमारे चारों तरफ वो सिपाही लोग खड़े होते थे और इतनी कैजुअलिटीज आई कि हॉस्पिटल में थिएटर तो थे 5-6, उनसे पूरा नहीं पड़ता था। तो हमने ये कॉरिडोर पे जो है अम्पुटेशन किए, जैसे माइन ब्लास्ट हुई या छितर बितर हो रखा, उसको इलाज काट नहीं है तो वो कॉरिडोर में हमने काट रखे हैं। तो 1-1.5 महीना इसी तरह से कहते थे। वो जो हमारा चीफ था वहाँ, उसका नाम था काजमी, जो डायरेक्टर जनरल था उस प्रोविंस का, किरमानशाह प्रोविंस। हमने कहा भैया ये तो अब हमको कम्युनिकेशन नहीं अपने घर से, हमारे बच्चे भी हमें पता नहीं कहाँ हैं क्या हैं, उनको आना था वो आ भी नहीं सकते अब। तो उन्होंने फिर हमको 15 दिन की छुट्टी दी। हम लोग जो है किरमानशाह से तेहरान 700 किलोमीटर, फिर तेहरान से पाकिस्तान का खुर्दिस्तान का बॉर्डर, आजकल नाम सुन रहे होंगे आप, तफ्तान बॉर्डर बोलते हैं उसको, और क्वेटा इज़ ए कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो क्वेटा का नाम हमने पहले से भी सुन रखा था। हमारे गांव के एक टिचरी माई बड़ी फेमस हुई है, उसके जो हस्बैंड थे वो वहीं थे, जमींदार साहब क्वेटा में थे। क्वेटा में 3 दिन तक कुछ नहीं मिला आगे जाने के लिए।
तो बाई एयर हम वहाँ से ईरान, वहाँ क्वेटा से और कराची गए बाई एयर पाकिस्तान एयरलाइन से। तो यहाँ आ गए साहब, अब हल्द्वानी पहुँचे। युद्ध के बाद डॉक्टर नवानी का भारत में घर से संपर्क टूट गया। महीनों तक बात नहीं हुई। नवंबर 1980 में डॉक्टर जयंत नवानी को 70 दिन की छुट्टियां मिली। वो तेहरान से सड़क मार्ग से बलूचिस्तान के तफ्तान बॉर्डर होते हुए क्वेटा पहुंचे। उन्हें पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कराची से दिल्ली हवाई यात्रा की। ये एक रोचक और यादगार यात्रा थी। भारत आने पर डॉक्टर जयंत नवानी ने नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी मिली नहीं। चूंकि उनके पास कम पैसे बचे थे, तो उन्होंने दोबारा ईरान जाने का इरादा किया। डॉक्टर जयंत के इस फैसले पर उनकी पत्नी डॉक्टर कमल नवानी ने कहा कि वो भी उनके साथ चलेंगी। जिद के आगे डॉक्टर नवानी ने उनकी बात मान ली। 4 महीने के निशांत को भारत में छोड़ दोनों पति पत्नी ईरान चल पड़े। दोनों क्वेटा से जायरान होते हुए तफ्तान बॉर्डर पहुंचे। वापसी की ये यात्रा भी किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं थी। ईरान में डॉक्टर कमल नवानी को भी नौकरी मिल गई। इस दंपति ने जुलाई 1983 तक ईरान में काम किया। इसके बाद उनको ओमान में नौकरी मिल गई। ये उनके अच्छे दिनों की शुरुआत थी। डॉक्टर नवानी ने मस्कट के कोल्हा अस्पताल में 1996 तक काम किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉक्टर नवानी के मुताबिक यहाँ से उनका दुनिया देखने का नजरिया भी बदल गया। उन्होंने यूरोपीय टूर समेत कई देशों की सैर की। विश्व को देखने का नजरिया बदलने के बावजूद डॉक्टर नवानी को अपनी माटी और थाती पुकारती रही। उनकी यादों में पहाड़ और संस्कारों में पहाड़ियत बसी रही। डॉक्टर नवानी ने तय कर लिया था कि उन्हें भारत वापस लौटना है और देहरादून में ही बसना है। उस समय उनके पिता कुंज विहारी हल्द्वानी में रहते थे। माता श्यामा बौड़ाइक का कम उम्र में ही निधन हो गया था, तो पिता ने लीलावती थपलियाल से दूसरी शादी कर ली। ये संस्कारों की बात है कि वो आज भी अपनी माँ की देखभाल स्वयं करते हैं। साल 1984 में वो देहरादून के सुभाष नगर में आ बसे। 1985 में उन्होंने दून नर्सिंग होम की तैयारी शुरू की। 1983 में ओमान चला गया, तो खीमजी रामदास जी थे और वहाँ मेरे को हॉस्पिटल बनाया हमने, वहाँ कोला हॉस्पिटल नाम था। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या हुआ कि जो इन दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिन्होंने लॉकिंग नील बनाया, स्मिथ ने फिर उसके साथ भी मैंने ऑपरेशन कर रखा है। जिन्होंने कमर के ऑपरेशन ईजाद करे उसके साथ भी कर रखा है। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे को वहाँ पे मिली एज ए सर्जरी में अपने को आगे बढ़ाने के लिए। फिर जो है वहाँ के लोगों के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध थे हमारे। बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताई, ज़िंदगी का आनंद वहीं से लिया, वहीं से पैसे भी कमाए, वहीं से ही अस्पताल बनाया, यहाँ अपना घर बनाया। पुराना घर जो है ये तो मैंने यहाँ आकर के बनाया। फिर वो जो पुराना घर है क्या कहते हैं सुभाष नगर में, वो बनाया। और यहाँ देहरादून में हम बसे हैं, वो ओमान की कृपा है। तो जहाँ पे हमारा नर्सिंग होम है, ये जगह 75,000 रुपये में मिल रही थी 84 में। पौन भी करीब है 440 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर गज होगा। तो वो ले लिया हमने। तो वो तब पैसे हो गए थे तो ले लिए उसको। तो तब से हम इस कॉलेज उस नर्सिंग होम को बनाने की कुछ सोच रहे थे। तो वो जो सपना था वो 1990 में बन गई थी वो ज़मीन। तो उस अस्पताल में जो सबसे पहले बैठे वो दैट इज़ ए फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ देहरादून, जिसमें सबसे पहले शुरू में डॉक्टर राकेश मंगाई और डॉक्टर नौटियाल बैठे, बिमल नौटियाल ऑर्थोपेडिक सर्जन। फिर उसमें बैठे डॉक्टर माधव मैठानी। फिर उसमें बैठे डॉक्टर महेश कुरियाल ने में 2.5 साल पर। उस हॉस्पिटल की ब्यूटी ये है कि यहाँ बाल से लेकर के घुटनों तक के सारे ऑपरेशन हो रखे हैं। ब्रेन के ऑपरेशन पहली बार
देहरादून में पहली बार ब्रेन के ऑपरेशन वहीं हो रहा था। पुरियाल साहब आ गए थे तो वो करते थे गर्दन के, सर्वाइकल स्पाइन के, स्पाइन के ऑपरेशन। हमने पहला जो इमेज इंटेंसिफायर है वो वहीं था, जिससे कूल्हे में डालते हैं। तो बहुत सी मेनी थिंग्स आर फर्स्ट इन दैट हॉस्पिटल इन देहरादून। फिर वहाँ से जो ये डॉक्टर मैं भी आ गया, 95 में ये आई, गायनी शुरू हुआ। और वो ज़्यादातर गायनी हॉस्पिटल के से फेमस है। गायनी हॉस्पिटल में इनका पूजा पाठ सब कुछ वही है, वो अस्पताल है और मरीज है। मेरे तो इधर उधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, धात में इन्वॉल्व है, रोटरी में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट है, वो उनका वही है बस। 31 मई 1991 को स्वामी हर हर महादेव जी, देहरादून के डीएम प्रताप सिंह और वीरेंद्र मोहन उनियाल ने दून नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। ये देहरादून का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। इस अस्पताल को उस समय उत्तराखंडियों का अस्पताल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ अधिकांश डॉक्टर पर्वतीय मूल के थे। उत्तराखंड के नामी डॉक्टर ने यहाँ प्रैक्टिस की। प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता के इस दौर में जब डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास का रिश्ता कमजोर हो रहा है, तो डॉक्टर नवानी इसका अपवाद हैं। दून नर्सिंग होम को लेकर आज भी मरीज का विश्वास का रिश्ता बरकरार है। नवानी परिवार आज भी बड़ी ईमानदारी और समर्पण भाव से मरीजों की सेवा करने में जुटा है। उसके मेन दो कारण देखिए, मेडिकल में तो यही पढ़ा जाता है कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, दवा से भी ज़्यादा। संबंध जो मरीज और डॉक्टर का होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम तो मरीज को अपना देवता समझते हैं, क्योंकि उनसे हमारी रोटी निकलती है। तो हम उनको हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो हर तरह से सेटिस्फाई हों, कि उनकी जो प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास लोग घर की भी प्रॉब्लम बताते हैं, झगड़े की भी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो भी हम उनको दवाई के साथ वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम तब थे जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, वो भी गवर्नमेंट के। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 मेडिकल कॉलेज होंगे। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन हो गया, इसलिए जो है वो ये जो संबंध है मरीज और डॉक्टर का, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई। दूसरा जो है, सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं है, मरीजों का भी संबंध डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए वो ख़त्म हो गया। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, पहले मेरे को देखो, ये वाला चक्कर बहुत हो गया। और मरीज़ के ऊपर जो साधारण लोग हैं वो तो बेचारे अभी भी ऐसे हैं, पर जिनके थोड़ी सी भी पावर है, पॉलिटिकल पावर, मेडिकल पावर और कोई पावर है, तो वो डॉक्टर के ऊपर दर्शाता है। ये गैंग भी बना हुआ है आजकल, शहरों में गैंग भी बना हुआ है कि अगर कोई गलती, डॉक्टर भी इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से गलती नहीं होगी, ऑपरेशन करने में भी गलती हो सकती है। किसी को एलर्जी हो और एनेस्थीसिया में जो है गलती हुई, ऐसे वाक़े भी शहर में हुए हैं। तो एक गैंग बना रखा उन लोगों ने, वो जो है ना, अच्छा साल आप पकड़ेंगे इसको, अब देखेंगे इसको, और वो एक्सटॉर्शन क्या बोलते हैं उसको, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जयंत नवानी आज सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, सौम्य व्यवहार और समाज सेवा की भावना उन्हें और भी बड़ा बना देती है। वो रोटरी क्लब, धात समेत अनेकों संस्थाओं से जुड़े हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया है। देहरादून में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षांकुर ग्लोबल स्कूल के माध्यम से भावी पीढ़ी को तैयार करने की एक बड़ी कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर नवानी को अपने गांव और पहाड़ से गहरा जुड़ाव है। उनकी गतिशीलता, रचनात्मक ऊर्जा और समाज सेवा की इसी भावना को सलाम।